हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको वैसे तो अपन ने लाप्लास समीकरण के सॉल्यूशन पढ़ चुके हो। तो लाप्लास समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है उसी के बेस पे अपन एक आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके 2018 में आ भी रखा है। तो उसी की आज अपन बात करेंगे। तो उसमें क्या क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले होता है अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास कि आयताकार बॉक्स है, यानी कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसमें क्या निकालना है आपको, लाप्लास समीकरण का त्रिविमीय हल निकालना है। यानी जो लाप्लास इक्वेशन होती है उसका त्रिविमीय हल किसमें निकालना है। देखो यहाँ पे से यहाँ पे कोऑर्डिनेट का नाम तो नहीं दे रखा, पर यहाँ पे जो लाप्लास समीकरण दे रखा है वहां से आप पता लगा सकते हो कि वहां से यदि त्रिविमीय हल पूछा है तो उसने कोई निर्देश तंत्र की बात नहीं की। इसका जब सॉल्यूशन आप पढ़ोगे तो ये सॉल्यूशन दे रखा है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, यानी कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो अपन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लाप्लास समीकरण काम में लेनी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसको मैंने सॉल्यूशन करने के लिए क्या माना, यहाँ पे माना है कि देखो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स माना है जिसकी लंबाई कितनी है a, चौड़ाई कितनी है b, ऊंचाई कितनी है c। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हाइट होती है, यानी लेंथ ब्रिज और ये c। तो a b c हो गया अपने पास लंबाई ऊंचाई चौड़ाई। अब मैं मानता हूँ कि ये जो z अक्ष के अनुदिश है, यानी जो ऊपर वाला प्लेन है, यानी डी सी, इसको मैंने नाम नहीं दिया तो आप दे दो p। तो ये जो वाला सरफेस है डी सी बी, यानी ये वाला सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस। तो ये वाला सरफेस पे ये कह रहा है कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, v है, और बाकी जगह पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। तो वही मैंने मान लिया कि जो पोटेंशियल होगा इस सरफेस पे कितना होगा, साई, या तो v मान लो या फिर क्या मान लो आप, पोटेंशियल को साई मान लो। तो इसको मैं मान लेता हूँ साई, क्योंकि अपन लाप्लास समीकरण काम में लेंगे तो वहाँ साई का उपयोग करेंगे। तो ये हो गया आपके पास ये वाला सरफेस, और इसमें ये क्या माना मैंने, रेक्टेंगुलर बॉक्स मान लिया। अब इसके बारे में अपन को पहले तो कुछ थ्योरी लिखनी है, फिर आप लाप्लास समीकरण जानते हो, लाप्लास समीकरण का आप सॉल्यूशन करना भी जानते हो किसके द्वारा, चरों की पृथक्करण विधि से। आप पहले इतनी डेरिवेशन किए तो अब आपको वो सॉल्यूशन करना आ चुका है, इसलिए उसका सॉल्यूशन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट काम में लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा नहीं है, यहाँ केवल ये लिखा है कि आयताकार बॉक्स का उपयोग करते हुए लाप्लास के त्रिविमीय हल में उपस्थित नियतांक की गणना करो। यहाँ ये नहीं पूछा गया कि पहले उसका सॉल्यूशन भी निकालो। तो अपन क्या करेंगे, जो लाप्लास समीकरण का सॉल्यूशन अपन ने पहले निकाल चुके हैं उसी को अपन काम में लेते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो नियतांक आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, उसकी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो इस डायग्राम के बारे में आप लिख दीजिए, डायग्राम की थ्योरी लिख दीजिए, फिर मैं इसकी आपको बाउंड्री कंडीशन बता देता हूँ कि बाउंड्री कंडीशन कैसे कैसे लगानी है, फिर अपन बात करेंगे एक एक बाउंड्री कंडीशन लगाते हुए उसके सॉल्यूशन की। तो लिखिए, पहले ये डायग्राम बनाइए और इसमें डायग्राम के बारे में लिख लीजिए, पहले लिख लो फिर डायग्राम बनाना। कि माना कि एक आयताकार त्रिविमीय बॉक्स है, माना कि एक आयताकार त्रिविमीय बॉक्स है जिसकी लंबाई a, चौड़ाई b तथा ऊंचाई c है, जिसकी लंबाई a, चौड़ाई b तथा ऊंचाई c है, लंबाई a, चौड़ाई b तथा ऊंचाई c है। और फलक z इज टू सी के अतिरिक्त, और फलक z इज टू सी के अतिरिक्त अन्य सभी फलक पर विभव का मान शून्य होता है, अन्य सभी फलक पर विभव का मान शून्य होता है। हम चालक बॉक्स के अंदर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं, हम चालक बॉक्स के अंदर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। इस स्थिति में त्रिविमीय निर्देशांक वाला लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में त्रिविमीय लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं। अब देखो इसका यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले तो आप लाप्लास समीकरण जानते हो, लाप्लास समीकरण क्या होता है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। हम जानते क्या है लाप्लास समीकरण। तो देखो जो आपके पास लाप्लास समीकरण होता है वो क्या हो जाएगा आपके पास, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यही होगा। यदि मैं इसको कार्तीय निर्देश तंत्र में लिखूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखूँ, तो ये क्या होगा आपके पास, कार्तीय निर्देश तंत्र में यानी एक्स वाई जेड की टर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में
डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिविमीय में लाप्लास समीकरण हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन भी आप जानते हो, सॉल्यूशन किसके द्वारा निकालते हैं अपन, छरों के पृथक्करण विधि के द्वारा। तो क्या मैं इसका सॉल्यूशन काम में ले सकता हूँ। यहाँ पे जो साई है, ये साई क्या है आपका, एक तरह से विभवी है, ठीक है, इसको विभवी मानना, क्योंकि ये क्या होता है आपका विभव ही होता है। तो इसको मैंने मान लिया साई क्या यहाँ पे एक विभव है। तो यहाँ पे अपन को क्या, मैं इसको चरों की पृथक्करण विधि से ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट चरों की पृथक्करण विधि द्वारा, चरों की पृथक्करण विधि द्वारा इसका हल निम्न होता है। इसका संपूर्ण हल, इसका संपूर्ण हल निम्न होता है। ये आपके 2018 या 17 में क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका चरों की पृथक्करण विधि द्वारा इसका संपूर्ण हल क्या होता है, निम्न होता है। क्या मैं इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो, जो फर्स्ट वाली टर्म आएगी एस की, उसका ऐसे लिख लूँ a1 साइन के एक्स एक्स प्लस b1 कॉस के एक्स एक्स। जो दूसरा सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, a2 साइन के वाई वाई प्लस b2 कॉस के वाई वाई। किसी को कोई डाउट। जो थर्ड जेड का सॉल्यूशन आएगा उसको मैं क्या मानता हूँ, एक यदि दो इसको माने तो तीसरा हाइपरबोलिक में मानूंगा। तो ये क्या आएगा आपका a3 साइन हाइपरबोलिक के जेड जेड प्लस b3 कॉस हाइपरबोलिक के जेड जेड। बताओ, मान सकता हूँ कि क्या ये इसका संपूर्ण हल है क्या। अब क्या आप मुझे बता सकते हो इस सॉल्यूशन को देखते हुए कि मैंने कांस्टेंट में क्या क्या टर्म मानी होगी। क्या आप इस सॉल्यूशन को देखते हुए बता सकते हो कि यहाँ पे कांस्टेंट है उसको मैंने क्या टर्म मानी होगी, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। जो फर्स्ट टर्म है यदि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साई की जगह वही 3 फंक्शन ले लेता हूँ एक्स वाई जेड, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्स रहेगा, वाई जेड बाहर निकलेगा, फिर एक्स वाई जेड का डिवाइड लगाऊंगा, तो अपने पास जो टर्म बनेगी वो इस टाइप में बनेगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। इसको जब मैं यदि माइनस का के एक्स स्क्वायर मानता हूँ तो ये एक्स कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये एक्स इधर आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और साथ में क्या लिखूंगा एक्स। तो जो अपना एक्स का फलन आएगा वो क्या आएगा, यही तो आएगा, या तो ई की पावर आयोटा की फॉर्म में लिखोगे, ई की पावर आयोटा के एक्स एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स एक्स, या फिर साइन कॉस में लिखोगे तो इस फॉर्म में लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस टाइप से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको तो मैंने मान लिया, जो फर्स्ट वाला कांस्टेंट था यानी जो ये वाली टर्म थी इसको मैंने क्या माना, माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो सेकंड वाली टर्म थी उसको मैंने क्या माना, के वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी देखो हाइपरबोलिक नहीं है, मतलब यही माना होगा। और जो थर्ड सॉल्यूशन माना है वो क्या होगा, वो होगा आपके पास डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माना होगा, के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी आपके ऐसे डी स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर और साथ में क्या आएगा जेड इज इक्वल टू 0। यदि ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे लेते हैं, आयोटा नहीं आता है, यानी ई की पावर डायरेक्ट क्या आता है के जेड जेड प्लस ई की पावर माइनस के जेड जेड। और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, जहाँ पे आयोटा नहीं आता, आयोटा आता है तो ये वाली टर्म, आयोटा नहीं आता तो हाइपरबोलिक वाली टर्म। इसका मतलब मैं यहाँ से सॉल्यूशन देख के बता सकता हूँ कि जो ये वाली टर्म थी उसको मैंने माइनस के एक्स स्क्वायर के तुल्य माना, ये वाली थी उसको माइनस के वाई, और जो थर्ड वाली थी उसको के स्क्वायर के। तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। चरों की पृथक्करण विधि में बहुत अच्छे तरीके से पहले करवा चुका हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि चरों की पृथक्करण विधि द्वारा सॉल्व करते हुए इसके नियतांक के मान की गणना कीजिए, तो आपको चरों की पृथक्करण विधि भी लगानी पड़ सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, तो ये तो क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। अब यदि मैं बात करूँ इसके बाउंड्री कंडीशन की, ठीक है, अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसकी बाउंड्री कंडीशन लगानी। तो मैं एक बार आपको 5 बाउंड्री कंडीशन लिख के बता दूँ कि कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगेगी। देखो मैं यदि एक एक बाउंड्री कंडीशन लिख के बता देता हूँ। ये आपका x का हल है, ये y का हल है, और ये किसका है, z का हल है, ठीक है। यदि मैं x की बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ, देखो x इज इक्वल टू 0 पर जो x होगा वो क्या होगा, सबसे पहले 0 होगा। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या लगेगी, x इज इक्वल टू a पर जो x होगा वो क्या होगा, 0। थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या लगेगी, जो y इज इक्वल टू 0 पर y फलन होगा वो क्या होगा, 0। ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फोर्थ वाला क्या होगा, y इज इक्वल टू b पर जो कैपिटल Y होगा वो क्या होगा आपका, 0। और 5 क्या होगा आपके पास कि z इज इक्वल टू c पर जो साई होगा वो क्या होगा, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, यानी ये क्या होगा, कुछ ना कुछ विभव देगा। तो इस तरीके से आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी है। तो कितनी बाउंड्री कंडीशन, सॉरी इसमें z की तो मैंने लिखी नहीं। एक तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू 0,
तो यदि आप z इज इक्वल टू 0 पे लेते हो तब तो क्या आएगा आपका z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यदि एक बाउंड्री कंडीशन लेते हो आप z इज इक्वल टू c पर, तो ये क्या आएगा साई एक्स वाई आएगा। ठीक है, इस टाइप से ये बाउंड्री कंडीशन आएगी। तो एक एक करके अपन इस बाउंड्री कंडीशन को सॉल्व करते हैं और इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो एक बार ध्यान देना, यहाँ पे ये मैंने आपको ध्यान देने के लिए लिखा दी, बाकी आप एक एक करके इसके बाउंड्री कंडीशन काम में लेते हो, आपको इसका सॉल्यूशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कर सकते हो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं? बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं है तो अब देखो अपन क्या करते हैं, इसकी बाउंड्री कंडीशन एक एक अप्लाई करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट कौन सा, सबसे पहले किसका, x का सॉल्यूशन। x के सॉल्यूशन के लिए बाउंड्री कंडीशन कौन सी लगेगी, फर्स्ट दोनों, यानी मैं परिसीमा प्रतिबंध द्वारा लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, परिसीमा प्रतिबंध द्वारा। अब देखो जब x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, a साइन के एक्स एक्स b1 कॉस के एक्स एक्स। ठीक है, यही मान है आपका, ये क्या है आपका x का सॉल्यूशन है छरों की पृथक्करण विधि से जो आप निकाल चुके हो। ठीक है, पहले भी। तो इस डेरिवेशन में यदि पूछा जाता है कि छरों की पृथक्करण विधि द्वारा इस समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, तब तो आपको सॉल्यूशन निकालना है। और यदि वो कहता है कि नहीं केवल नियतांक के मान की गणना करनी है, तो आप सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हो। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे मैं बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 पर जो फलन होता है उस पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है, मान सकता हूँ, क्योंकि जो साई है वो क्या है, एक तरह से विभव है, और साई किस पर डिपेंडेंट है, एक्स वाई और जेड पर डिपेंडेंट है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो एक्स फलन होगा वो भी क्या होगा, 0, v 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यदि वे वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, देखो तो ये 0 हो जाएगा आपका, a1 ऐसे का ऐसे साइन के एक्स 0 प्लस b1 कॉस 0। ठीक है, ये होगा। कॉस 0 क्या होता है आपके पास, 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू b1 आ जाएगा। कोई डाउट? जब यहाँ पे b1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये मैं वापस कहाँ रखूँगा, इसमें रखूँगा, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, a1 साइन के एक्स एक्स। तो इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। अब यदि मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ, दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू a पर ये क्या हो जाएगा, जो कैपिटल X है वो 0 हो जाएगा। अब मैंने पहले, यदि आपने इससे पीछे वाला डेरिवेशन पढ़ा है, मैंने एक आयताकार प्लेट का डेरिवेशन करवाया था, उसमें भी सेम ऐसे ही बाउंड्री कंडीशन लगाई थी। यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या था, 2D में एक आयताकार बॉक्स था, यहाँ पे 3D में क्या, एक आयताकार बॉक्स है। ठीक है, यदि मैं x इज इक्वल टू a पर x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो बताओ ये एक बाउंड्री कंडीशन कहाँ लगेगी, इसके अंदर लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, a1 ऐसे का ऐसे साइन के x, और यहाँ पे क्या आएगा, x था तो x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, a आ जाएगा। क्या a1 0 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है, और ये 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल साइन की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि साइन के x इज इक्वल टू साइन क्या लिख सकता हूँ, n पाई, जहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3, ये सब क्या होता है आपका 0 होता है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी आपकी, kx की क्या निकलेगा, n पाई अपॉन में a, ये निकलेगा। अब ये वाली वैल्यू मैं कहाँ रखूँगा, इसमें, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू a1 साइन के एक्स, तो क्या रहेगा n पाई a, और ये क्या आ जाएगा x। किसका सॉल्यूशन हो गया ये बताओ, ये सॉल्यूशन हो गया आपका किसका, x का। ये किसका सॉल्यूशन हो गया, x का। अब मैं क्या y का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ क्या बताऊँ, यहाँ से y का भी निकाल दूँ। तो देखो यदि मैं y का सॉल्यूशन निकालता हूँ तो ये क्या आएगा, तो ये तो निकला x का, आप दो बाउंड्री कंडीशन लगा दी। अब मैं यदि बात करता हूँ किसकी, थर्ड वाले की, तो थर्ड के लिए पहले आपका y का सॉल्यूशन लिखना है। तो मैं यहाँ पे y का सॉल्यूशन लिख लेता हूँ कि वो क्या आएगा आपके पास, a2 साइन के एक्स एक्स b2 कॉस के, सॉरी y आएगा, यहाँ क्या आएगा y, ये वाली टर्म आएगी। तो अपन ने जो इसका सॉल्यूशन ये वाला लिख रखा है यहाँ पे, यही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें मैं बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ, कौन सी, थर्ड वाली। तो ये थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या आएगी, देखो थर्ड आएगी आपके पास कौन सी, y इज इक्वल टू 0 पर y फलन कितना है 0, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, y इज इक्वल टू 0 पर कैपिटल Y क्या होना चाहिए 0। क्या मैं इसको 0 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a2 साइन के वाई 0 प्लस b2 कॉस के वाई 0। किसी को कोई डाउट? जब ये वाला 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ बताऊँ, जब ये वाला अपना 0 हो गया तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ 0 इक्वल टू a2 साइन के वाई 0 b2 कॉस के वाई 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। साइन कितना होता है, देखो ये तो 0 क्या हो गया, तो ये कंप्लीट साइन 0 क्या होगा 0, यानी मैं यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा b2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1।
ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0, तो b2 इक्वल टू क्या आएगा 0। ये मैं कहाँ रखूँगा इस इक्वेशन में, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जब ये वाला 0 हो गया तो आपके पास आएगा a2 साइन के वाई वाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट क्या करूँगा, फोर्थ बाउंड्री कंडीशन लगेगी, तो फोर्थ क्या लगेगी आपकी y इक्वल टू a पर, सॉरी y इक्वल टू b पर जो कैपिटल Y होगा वो क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ से मैं ये वैल्यू इसमें रखूँगा, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0 हो गया, a2 साइन के वाई आपके पास क्या आ जाएगा b। क्या ये a2 0 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो आप कांस्टेंट लेके बराबर 0 मान रहे हो, तो यहाँ पे कांस्टेंट के बराबर के अलावा कोई टर्म रह ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे ये 1 हो रहा है, ये कंप्लीट टर्म 0 हो रही, तो फिर यही आएगी। पर यहाँ पे क्या है, साथ में ये भी है, साइन की वैल्यू यदि 0 होना बिल्कुल पॉसिबल है, तो फिर अपन इसको 0 नहीं मान सकते। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन के वाई बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एम पाई, बताओ लिख सकता हूँ, एम की वैल्यू कोई 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे यदि सॉरी साइन की टर्म में आएगा, क्या आएगा साइन एम पाई, तो साइन एम पाई की वैल्यू तो साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा के वाई इज इक्वल टू एम पाई अपॉन में बी। क्या मैं ये वैल्यू वापस इस वाले में रखूँगा तो बताओ ये क्या आएगा, ये आपके पास y का सॉल्यूशन आ जाएगा, y इज इक्वल टू a2 साइन के वाई कॉन्स्टेंट था तो उसकी वैल्यू आ गई आपके पास एम पाई अपॉन में बी, और ये क्या आ जाएगा y। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो इतना आप लिखिए। तो देखो मैंने क्या किया, बाउंड्री कंडीशन रखना आप सीख गए होंगे अब तक। जो डायग्राम था उसके बेस में मैंने ये बाउंड्री कंडीशन लिख दी, ये इसका सॉल्यूशन लिख दिया। दो बाउंड्री, पहले x में बाउंड्री कंडीशन लगानी है तो x की दोनों कंडीशन लगेगी, पहले ये लग गई फिर ये लग गई, फिर y के लिए लगानी है तो ये दोनों लग गई। अब अपने पास रही z की, तो आप इसको लिखिए, फिर अपन z की भी लिखते हैं। समीकरण नंबर यदि देना चाहो तो आप दे सकते हो। देखो इसको एक दे देना, इसको 2 और इसको 3, इसको 4, इसको 5 लिखिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको देखो ये इस टाइप के डायरेक्शन समझ में आ गए होंगे, कैसे छरों की पृथक्करण विधि काम में लेनी है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। इजी है, एक बार समझ में आ गया तो इजी है, अगर नहीं आया तो फिर तो रटने वाला काम हो जाएगा। तो रटना नहीं है, आप चाहे वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपके मन हो उतनी बार देखना, पर समझना। लिख दिया क्या? देखो ट्राई ये करो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ट्राई ये करो कि एक बार आप कंप्लीट उसको समझ लो। जैसे मैंने ये बोर्ड पढ़ दिया, आपने समझ लिया, फिर उसको वीडियो को आप स्टॉप करके क्या करो, पूरा बिना देख के लिखने की ट्राई करो। यानी नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये जो कैलकुलेशन है आप बिना देख के ट्राई लिखने करो। यदि कहीं रुक जाते हो तो वापस देख लो कि कहाँ रुके थे। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको कहीं रुकोगे नहीं। एग्जाम में भी आप अच्छे से, यानी 2 बार में ही डेरिवेशन आप कर लोगे ऐसे, तो आपके लिए दिमाग में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, देखो ये वाला हटा दूँ मैं, 3 बाउंड्री कंडीशन लगा दी। अब मैं लगाता हूँ कौन सी, z इज इक्वल टू 0 पर। z इज इक्वल टू 0 पर लगाने के लिए मैं के जेड की वैल्यू पहले निकालना चाहता हूँ। तो बताओ क्या मैं के जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? बताओ के जेड की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ क्या?
निकाल सकता हूँ या नहीं? निकाल सकता हूँ। तो कहाँ से? यदि मैं ऐसा सॉल्यूशन मानता हूँ कि अपने पास जो 1/x डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/y डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 1/z डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। देखो अपन ने इसके सॉल्यूशन माने तीनों के। इसका सॉल्यूशन मैं किसके, इसका नियतांक किसके इक्वल माना था? माइनस का के एक्स स्क्वायर के। इसका किसके इक्वल माना था? माइनस के वाई स्क्वायर के। और इसका किसके इक्वल माना था? के जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या माना था? 0। पता है आपको, इसी के बेस पे अपन ने ये नियतांक माने थे, इसलिए सॉल्यूशन अपना एक्स वाई और जेड का वो सॉल्यूशन आया था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यदि ये के एक्स है, इस के एक्स के जेड की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं के जेड स्क्वायर को इधर रख के इन दोनों को इधर भेज सकता हूँ? बिल्कुल भेज सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा सकता हूँ? इस स्क्वायर को हटा के लगा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका के जेड। के एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? के एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल रखी है अपन ने, एन पाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एम पाई अपॉन में बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? या के जेड पाई स्क्वायर यदि बाहर ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा? देखो पाई स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, तो ये क्या रहेगा? एम बाई ए स्क्वायर प्लस एम बाई बी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? पाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन आएगा तो अंडर रूट से भी क्या आ जाएगा? पाई बाहर आ जाएगा। तो ये आपकी के जेड की वैल्यू हो सकती है क्या? बताओ यहाँ पर किसी को कोई डाउट? जैसे अपन ने जो कल विस्तरण समीकरण किया था उसमें अपन ने क्या माना था? उसमें अपन ने माना था कि जो सॉल्यूशन आता है यानी जो समीकरण आता है उसमें किस के थीटा की वैल्यू निकाली थी। इसको आप चाहे ऐसे पाई लिखो, यदि ऐसे नहीं लिखते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसके अंदर क्या किया मैंने? पाई स्क्वायर कॉमन लेके ऐसे कर लिया, ऐसे भी लिख सकते हो। एक ही बात है अपने पास, या तो पाई बाहर लो या अंदर लो। तो इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ, कितना हो गया? 5। तो इसको दे देता हूँ 6। अब देखो, अब मैं कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ? जो पांचवी बाउंड्री कंडीशन थी, क्या थी आपके पास पांचवी बाउंड्री कंडीशन? जेड इज इक्वल टू 0 पर जो कैपिटल जेड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0। जेड का सॉल्यूशन क्या था? आप जानते हो कि ये था A3 साइन हाइपरबोलिक के जेड जेड प्लस B3 कॉस हाइपरबोलिक के जेड जेड, यही सॉल्यूशन था। क्या यहाँ पे आप स्मॉल जेड इज इक्वल टू 0 लगाते हो? देखो ये स्मॉल जेड है और ये कैपिटल जेड है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपके विभव की बात कर रहा है, ये किसके? निर्देशांक की बात कर रहा है। ये यदि 0 हो जाता है तो ये क्या होगा? K3 साइन हाइपरबोलिक के जेड जेड 0 प्लस B3 कॉस हाइपरबोलिक के जेड जेड 0। कॉस 0 1 होगा, ये कंप्लीट टर्म 0 होगी तो कांस्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। क्या मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ? तो ये क्या आ जाएगा आपका? जेड इज इक्वल टू, जब B3 0 हो जाएगा तो ये क्या आएगा? A3 साइन हाइपरबोलिक के जेड जेड। क्या मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ के जेड जेड की? क्योंकि के जेड जेड की वैल्यू अपन ने समीकरण 6 से निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू रख सकता हूँ। तो देखो यदि जो अपना सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? जो अपना सॉल्यूशन आएगा एक्स वाई जेड तीनों की टर्म में आएगा, यानी साइज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स वाई जेड। तो देखो अपना जो सॉल्यूशन आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा। ये सब लिख दिया होगा आपने। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा आपका? इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 3 टर्म में आएगा। क्या माना था अपन ने? कि जो अपन ने साई माना था या विभव माना था वो किसके इक्वल माना था? तीनों के फंक्शन के इक्वल। यानी ये था आपका, यदि साई था वो किसके इक्वल था? एक्स वाई और जेड के। एक्स का फलन यहाँ से क्या आ गया? देखो यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन आया था, सॉल्यूशन तो मैंने हटा दिए, क्या आया था बता सकते हो क्या? यही आया था एक्स का A1 साइन, क्या आया था आपके पास? n पाई a अपॉन में x। एक तो ये सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्या था आपके पास? A2 साइन m पाई अपॉन में b y। और जो तीसरा सॉल्यूशन आया वो क्या है आपका? Z3 आया है A3 साइन हाइपरबोलिक के जेड जेड। ये क्या है आपका? साई के इक्वल। क्या ये इसका संपूर्ण हल है क्या? ये इसका क्या है? संपूर्ण हल है। यानी बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या आया? ये आया। अब जो भी कांस्टेंट आ रहे हैं उसको मैं क्या करूँ? एक कांस्टेंट के इक्वल मान सकता हूँ क्या? जो भी अपने पास कांस्टेंट आ रहे हैं उसको क्या करूँ मैं? एक कांस्टेंट के इक्वल मान सकता हूँ। यानी मैं ऐसे मान लूँ A1 A2 और A3 कितना है आपका? एक कांस्टेंट मान लिया ये AN है, ठीक है। तो जो आपका साई एक्स वाई जेड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका? तो ये होना चाहिए, देखो A1 कितना है आपके पास? A1 A2 A3 तो क्या हो जाएगा? ANM। तो ये मैंने लिख दिया ANM। अब कौन कौन सी टर्म बची? साइन n पाई बाय a x
ऐसे ही साइन एम पाई बाय बी वाई, और जो थर्ड टर्म बची वो क्या बची, साइन हाइपरबोलिक के जेड जेड। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको निकालना है जो ए एन एम है, यानी अपन को किसकी कैलकुलेशन करनी है, ए एन एम की। तो क्या आप ए एन एम की कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो क्या, यदि आपने इसके पीछे वाली क्लास अटेंड की है, यानी जो उसमें डिफ्यूज समीकरण यानी विस्तरण समीकरण एक आयताकार प्लेट के लिए निकाली है, उसका सॉल्यूशन किया है, तो आप यहाँ से सेम प्रोसेस लगा के इसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्या करना है, यहाँ पे ए एन एम का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ए एन एम का मान ज्ञात करना है। तो बताओ ये कैसे कर सकते हो, थोड़ा आइडिया लगाओ, और यदि पिछली क्लास पढ़ी है तो आप याद करो। इसमें एक काम और कर सकते हो, एन और एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, 1 2 3 ऐसे बढ़ रही है। क्या मैं इसको यहाँ पे सिग्मा से भी डिनोट कर सकता हूँ क्या, जो ए एन एम की वैल्यू है वो क्या है आपकी 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक जा रही है, तो क्या मैं इसको सिग्मा से लिख सकता हूँ, क्योंकि एन और एम की वैल्यू ऐसे ही तो डिपेंड कर रही है। तो बार बार मैं सिग्मा ना लगा के क्या कर रहा हूँ, लास्ट में सिग्मा लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके इस लाइन के आगे ये लिख दिया क्या आपने, नहीं लिखा तो लिखिए, फिर इसके आगे एक लाइन लिखिए, फिर अपन ए एन एम का मान निकालते हैं। लिख दिया, इसको मैं नंबर कितना लूँ, 7 दे दो। लिख लिया आप, इस समीकरण 7 के बाद लिख लीजिए कि समीकरण 7 में उपस्थित नियतांक, समीकरण 7 में उपस्थित नियतांक ए एन एम का मान, समीकरण 7 में उपस्थित नियतांक ए एन एम का मान षष्ठम परिसीमा प्रतिबंध द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। 6 नंबर की परिसीमा प्रतिबंध द्वारा इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, तथा क्रॉनिकर डेल्टा से भी परिभाषित होता है, तथा क्रॉनिकर डेल्टा से भी परिभाषित होता है। तथा क्रॉनिकर डेल्टा से भी परिभाषित होता है। तो अब देखो, इसका मान ज्ञात करने के लिए मैं कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूँ, 6 नंबर की। और 6 नंबर की बाउंड्री कंडीशन थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्या थी कि z इज इक्वल टू सी पर जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है, वो कितना होता है, वी एक्स वाई होता है, जेड भी नहीं होता। ये इसने एक्स वाई, केवल एक्स वाई होगा, क्योंकि ये किस तल में होगा, एक्स वाई तल में, ठीक है। 3D की बात हो रही है, ये दिख जरूर जेड में रहा है, बट होता किस में, एक्स वाई तल में। तो देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे इसका कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगाऊँ, 6 नंबर की। 6 नंबर की बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, z इज इक्वल टू सी पर जो साई एक्स वाई जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, वी एक्स वाई के। क्योंकि इस डायग्राम के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो ये वाला सरफेस है यहाँ पर तो पोटेंशियल है v, बाकी जगह जितने भी है उसकी जगह पोटेंशियल क्या है आपका 0। तो बाकी जगह जितने भी अपन ने 5 बाउंड्री कंडीशन ली उसमें फलन भी क्या मान लिए, विभव भी क्या मान लिए, 0 माने। अब ये वाला एक स्पेशल केस आ रहा है जिसमें z इज इक्वल टू सी पर v दे रखा है, ठीक है। तो क्या मैं इसको इसमें काम में ले सकता हूँ क्या, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सिग्मा ए एन एम। अब सिग्मा को बार बार नहीं लिखा होगा क्योंकि इसको आगे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए एन एम साइन एन पाई ए एक्स, क्या हो जाएगा, केवल z इज इक्वल टू सी करना है, और जो साई एक्स वाई जेड है वहाँ पर क्या करना है आपका v करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v एक्स वाई ए एन एम साइन एन पाई एक्स, और क्या आ जाएगा साइन एम पाई अपॉन में बी वाई, और साथ में क्या आ जाएगा, ये आ गया ए एन एम साइन एन पाई बाई ए एक्स साइन एम पाई बाई ए वाई, और थर्ड टर्म क्या आ जाएगी आपके पास साइन
हाइपरबोलिक के जेड सी। क्या ये सही लिखा है क्या मैंने? कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगाई? 6 नंबर की बाउंड्री कंडीशन यही थी आपकी। अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ पे जो जैसे आपने आयताकार बॉक्स में एक टर्म ली थी क्रॉनिकल डेल्टा बनाने के लिए, कुछ इंटीग्रेशन काम में लिए थे दोनों साइड में, तो सेम वही इंटीग्रेशन में यहाँ पे भी काम में लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 0 से a 0 से b साइन n डैश पाई अपॉन में a x साइन m डैश पाई अपॉन में b y और dx और dy का दोनों तरफ क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या? दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई या समाकलन करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपका क्या आएगा? क्या मैं ये वाला मिटा सकता हूँ? क्या लिख दिया है आपने? ठीक है, ये वाला नहीं लिखा होगा तो जो लिखा हो तो हटा देता हूँ, क्वेश्चन में हटा देता हूँ। इसको हटा देता हूँ कि जेड की वैल्यू अपन को रखनी थी। चलो याद ही है आपको वैसे तो। अब क्या करना है, जो अपने पास जो इंटीग्रेशन आ रहा है इसको मैं काम में लेते हुए क्या लिख रहा हूँ? ये टर्म लिख रहा हूँ। तो देखो अपने पास जो ये टर्म आएगी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा दोनों साइड में, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो देखो ये वाली टर्म आएगी वो क्या आएगी? 0 से a 0 से b वी एक्स वाई साइन n डैश क्या है आपके पास? n डैश पाई अपॉन a x साइन m डैश पाई अपॉन में b y dx और dy। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना हूँ मैं, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना है तो क्या a n m कॉन्स्टेंट है, इसको तो मैं बाहर ले लूँ, एक टर्म लिख लूँ 0 से a और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो साइन n डैश पाई अपॉन में a x लिख सकता हूँ। और जो दूसरी टर्म लिख सकता हूँ वो क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन m पाई, इस एक ये टर्म लिख लूँ, एक ये टर्म लिख सकता हूँ ऐसे, साइन क्या लिख सकता हूँ? n पाई अपॉन में a x और dx। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जो दूसरी टर्म लिखूंगा वो क्या आएगा? 0 से b साइन m डैश पाई अपॉन में b y, ऐसे ही क्या आ जाएगा? साइन m पाई अपॉन में b y और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? dy। और जो अपने पास एक टर्म बच रही है वो कौन सी बच रही है? साइन हाइपरबोलिक के जेड सी। ठीक है, ये टर्म अलग से बच रही है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया। तो क्या मैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? इन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? पहले भी मैं बता चुका हूँ, 0 से a साइन n डैश पाई अपॉन में a साथ में x साइन n पाई अपॉन में b साथ में क्या आ जाएगा? x और dx। क्या मैं इस तरीके से इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? बताओ। लिख सकता हूँ। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास? a/2 डेल n और m, यही तो वैल्यू आएगी, यही आएगी आपके पास। ये सॉरी n और क्या आएगा आपका पास? n डैश, क्योंकि यहाँ पे क्या है n और n डैश की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? n/n डैश। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? तो ये जो टर्म है ये तो किसके इक्वल होगी? a/2 डेल n डैश। जो ये वाली टर्म है वो किसके इक्वल होगी? वो होगी b/2 और डेल mm डैश। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 0 से a 0 से b वी एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका साइन n डैश पाई अपॉन में a x साइन m डैश पाई अपॉन में b y dx dy इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका? देखो a n m तो ऐसे का ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रॉनिकल डेल्टा से a/2 डेल n n डैश, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? b/2 डेल m m डैश और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? जो ये साइन हाइपरबोलिक है वो के जेड सी ऐसे का ऐसे है। कोई डाउट बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो। अब क्या करूँ मैं? यहाँ पे देखो अपने पास क्या क्या आ गया, ये आपका लिख लेना। तो ये ए एन एम है, इसको मैं क्या क्रॉनिकल डेल्टा की परिभाषा से ऐसे लिख सकता हूँ क्या? डेल एन एन डैश और डेल एम एम डैश। इसको मैं एक बार परिभाषित करके लिखा। 1 क्या होगा जब n इज इक्वल टू एन डैश होगा, 0 क्या होगा जब n इज इक्वल टू एन डैश होगा। यहाँ पे 1 क्या होगा जब m इज इक्वल टू एम डैश होगा, और यहाँ पे 0 क्या होगा m नॉट इक्वल टू एम डैश होगा। क्रॉनिकल डेल्टा बताओ यही कहता है क्या? क्रॉनिकल डेल्टा आपको यही कहता है कि जो n इज इक्वल टू एन डैश यानी दोनों टर्म बराबर होती तो इसका क्रॉनिकल डेल्टा का मान 1, यदि 0 नहीं होती तो वो वैल्यू क्या देता है? 0। क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। तो देखो ये सॉल्यूशन क्या आएगा आपका,
डायग्राम तो हटा देता हूँ मैं। अब जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इसकी मैं वैल्यू मान लेता हूँ ये वाली, एक तो ये वाली क्या और ये वाली, क्योंकि अपन को जीरो करोगे, यदि जीरो करते हो तो जीरो कम में तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, तो कॉन्स्टेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो वो अपना क्या रहेगा, मीनिंगलेस रहेगा। उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह क्या ले रहा हूँ, n इज इक्वल टू एन डैश। तो देखो अपने पास क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, ये आ जाएगा अपने पास 0 से a 0 से b, ये हो जाएगा अपने पास vxy साइन, और ये क्या है, एन डैश है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई अपॉन में ax साइन m पाई अपॉन में by dx और dy इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, anm तो था ही पहले से, तो anm तो ऐसे का ऐसे है आपके पास, साथ में क्या आ गया, ab बाई 4, क्या आ गया, ab बाई 4, 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे ये 1 1 आ गया, और यहाँ पे क्या टर्म बची अपने पास, साइन हाइपरबोलिक kz, यही टर्म बची है आपके पास। अब मैं anm की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकाल सकता हूँ, anm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये सब नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास anm की वैल्यू निकालने के लिए, देखो ab, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 ऊपर पलट जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक kz, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, 0 से a 0 से b vxy साइन n पाई बाय a x और साइन m पाई बाय b बाय, देखो यहाँ से ये वैल्यू निकल गई। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप देखो के जेड की वैल्यू निकाली थी पहले, जो अपन ने 5 बाउंड्री कंडीशन लगा के उससे पहले, तो वहाँ क्या निकाला था अपन ने कि के जेड होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई स्क्वायर एन अपॉन, ये क्या था, एन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एम अपॉन में बी स्क्वायर, यही था आपके पास। क्या मैं के जेड की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए एन एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ab साइन हाइपरबोलिक, क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक, के जेड की वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर एन बाई ए स्क्वायर प्लस एम बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसके साथ अंडर रूट आएगा, इसके साथ अंडर रूट, ये आ जाएगा, और जो c था वो ऐसे का ऐसे, और जो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है 0 से a 0 से b vxy और साइन n पाई बाय a, ये आ जाएगा साइन n पाई x, और क्या आ जाएगा, साइन m पाई b y, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका anm का वैल्यू हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो अपने anm की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, ये निकलेगी। क्या ये सही है, क्या बताओ, सही है। अब यदि मैंने आयताकार बॉक्स में, यदि आपने पढ़ा होगा इससे जो पीछे वाली क्लास थी उसमें, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अपने पास जो यदि उसको मैं त्रिविमीय में सोल्व करता तो ऊपर क्या आ रहा था, 8/ABC आ रहा था, पर यहाँ पे सोल्व करने पर क्या आ रहा है, देखो h/AB और साइन हाइपरबोलिक टर्म आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और anm की क्या निकल जाएगी, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, anm की वैल्यू निकाल के और इसको क्या निकाल सकते हो आप, v या साई निकाल सकते हो, ठीक है। साई कैसे, जो अपने पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन था वही होगा साई का, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकली अपनी anm की वैल्यू निकली, लिख लीजिए इसे। यहाँ पे आप dx dy लगाना भूल गए, वापस देखो, ये इंटीग्रेशन था, dx dy यहाँ भी था, टी मैंने यहाँ तो लगाया, यहाँ नहीं लगाया, dx और dy, क्योंकि इंटीग्रेशन की फॉर्म में तो dx dy तो आएगा ही आएगा। तो आप यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर ये फिर ये, लिखिए जल्दी।
एक चीज़ ध्यान रखना, यदि आपने जो सॉल्यूशन यदि साइन हाइपरबोलिक में माना है तब तो ऐसा आएगा। यदि आप साइन हाइपरबोलिक में न मानते, उसको ई की पावर में मानते, यदि किसी बुक में आप देखोगे तो ई की पावर में भी आपको मिल सकता है। तो उसने सॉल्यूशन क्या माना है, जो जेड का सॉल्यूशन माना है वो ये माना होगा A3 ई की पावर के जेड जेड प्लस B3 ई की पावर के जेड जेड। ठीक है, तो इसमें से आप क्या करोगे, एक टर्म जीरो हो जाएगी। कैसे, जब z इज इक्वल टू जीरो वाली क्या लगाओगे, पहले बाउंड्री कंडीशन लगाओगे। एक बाउंड्री कंडीशन z इज इक्वल टू जीरो, दूसरी क्या लगेगी, z इज इक्वल टू सी। जब z इज इक्वल टू जीरो लगाओगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, e की पावर जीरो, ये माइनस है। ठीक है, तो जब e की पावर जीरो और e की पावर जीरो दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास, जीरो हो जाते, तो वहां से आपकी जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगी। तो आप चाहे ये वाला ही सॉल्यूशन करो चाहे वो वाला करो, दोनों एक ही है। यदि बुक से आप देखने को करोगे तो हो सकता है बुक में एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी आपको मिल सकती है। तो बात एक ही है, चाहे साइन में कन्वर्ट करो चाहे कॉस में कन्वर्ट करो या एक्सपोनेंशियल में लिखो। ठीक है, आपको तो वैल्यू निकालने से मतलब है। ठीक है, तो लिख दिया होगा। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इसी का नया टॉपिक होगा जिसमें आपके होगी तरंग समीकरण को किस में लिखना है, गोलीय निर्देश तंत्र में। तो वो आप लिख सकते हो, मैं भी आप लिखने की एक बार ट्राई करना कि जो तरंग समीकरण होती है उसको गोलीय निर्देश तंत्र में कैसे लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बाकी आपको मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तो अब आपकी जो ये यूनिट है वो क्या चल रही है, आपकी एंडिंग में चल रही है, तो लगभग कल या परसों तक पूरी हो जाएगी, एक या दो टॉपिक में पूरी हो जाएगी। ठीक है।